लेक्चर 10 के दूसरे भाग में आपका फिर से स्वागत है। हमने पहले भाग में स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और उसके वेरिएंट्स पे बात करनी चालू की थी। हमने देखा था कि कैसे हम पूरे डेटा सेट को कुछ ही भागों में बांटकर, जिसे हमने बैचेस कहा था, हम केवल उन बैचेस पे हमारे ग्रेडियंट एल्गोरिदम को रन करेंगे और हम ऐसे बार बार पूरे डेटा सेट को शफल करके उसको विभिन्न बैचेस में डिवाइड करके और हर बैच में अपने ग्रेडियंट को रन करके और उसको अपडेट करके हम कैसे ऑप्टिमल तक पहुंचते हैं, हमने ये देखा था। तो मैं एक बार फिर से आपको वो इक्वेशन दिखा दूं ताकि हम उसकी डिस्कशन पे आज आगे बढ़ पाएँ। तो ये है हमारा इक्वेशन। आप यहाँ देख सकते हैं कि थीटा के प्लस वन, यानी कि जो के प्लस वनथ अपडेट है हमारे हमारे पैरामीटर का, उसको हमने लिखा था थीटा के प्लस वन इस थीटा के माइनस इसे लर्निंग रेट टाइम्स द ग्रेडियंट। तो ये हमारा ग्रेडियंट है और ये हमारा लर्निंग रेट था, जिसे हम स्टेप साइज भी कहते हैं, राइट। तो ये हमने देखा था और हमने देखा था कि ये जो बैच ग्रेडियंट डिसेंट है, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट है, नॉट बैच ग्रेडियंट डिसेंट बट मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ये स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और फुल ग्रेडियंट डिसेंट के बीच का है, मतलब एक मिडिल पाथ है जहाँ पे हम पूरे अपने डेटा सेट को कई बैचेस में डिवाइड करते हैं और हर बैच में, हर इटरेशन में एक एक बैच लगाते हैं और फिर जब हम पूरे डेटा सेट पे एक पास कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, तो हम फिर से डेटा सेट को शफल करते हैं और फिर से यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो ये हमारी इटरेशंस हैं और हमने देखा था कि इसके कई फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें हमें पूरे डेटा सेट पे हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल छोटे से उसके हिस्से में ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका वेरिएंस भी कम था। तो ये तो ठीक है, मगर इसमें एक प्रश्न उठता है जिसकी मैं आज के लेक्चर को आगे बढ़ाने के पहले मैं उस प्रश्न पे थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा, उस प्रश्न पे कि हमने बोला था कि अगर हम ग्रेडियंट डिसेंट करते हैं तो हम हमारा जो स्टेप साइज़ है, तो देखिए पूरे ग्रेडियंट डिसेंट में दो चीज़ें हैं, एक तो है ग्रेडियंट कैलकुलेशन और दूसरा है स्टेप साइज़, मतलब दो चीज़ें हैं, ग्रेडियंट कैलकुलेशन और स्टेप साइज़। तो यहाँ पे ग्रेडियंट कैलकुलेशन तो हमने बता दिया है कैसे होगा, मगर स्टेप साइज़ की जब हमने बात की थी, यानी लर्निंग रेट की जब हमने बात की थी, तो हमने फुल ग्रेडियंट डिसेंट में बोला था कि आप आर्म्यू रूल या कोई और रूल फॉलो कर सकते हैं लाइन सर्च करने के लिए। लाइन सर्च मतलब कि हमें उस पॉइंट से नेगेटिव ग्रेडियंट की दिशा में कितना आगे बढ़ना है, ये लाइन सर्च होता है। और आपको अगर याद हो, हमने पिछले लेक्चर्स में इस पर चर्चा करी भी थी। तो क्या हम उसी चीज़ को यहाँ नहीं लगा सकते हैं? तो इसका जो उत्तर है कि क्या हम पुराने लाइन सर्च मेथड्स को यहाँ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ये उतना ईज़ी आंसर नहीं है, उतना उतना आसान नहीं से कहना। और जो करंट जो लहर चल रही है एमएल की, जिसमें स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट भरपूर प्रयोग में आ रहा है, वहाँ पे जो प्रैक्टिशनर्स और रिसर्चर्स ने जो देखा है वो ये है कि जो पुराने लाइन सर्च मेथड्स हैं, आप उसे डायरेक्टली यहाँ लगा नहीं सकते हैं और लगाना भी नहीं चाहिए शायद, क्योंकि ध्यान रहे कि आप जो अपना अपडेट कर रहे हैं वो पूरे डेटा सेट के अनुसार नहीं कर रहे हैं, केवल कुछ पॉइंट्स जो कि फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ द होल डेटा सेट, यानी कि कुछ कुछ छोटा सा हिस्सा है, उसी पे आप अपडेट अपना इक्वेशन लगा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इक्वेशन 3 में देख सकते हैं। तो अगर आप वो लाइन सर्च करेंगे तो हो सकता है वो लाइन सर्च केवल इस डेटा सेट के अनुरूप हो और पूरे इस इस छोटे से बैच के अनुरूप हो और पूरे डेटा सेट के अनुरूप न हो। तो इसके कारण लोगों ने बोला है कि हम लाइन सर्च जो हमारा है, जिससे हम स्टेप साइज कैलकुलेट करते थे, हम उसको उन तरीक़ों से नहीं करेंगे, बल्कि हमारे नए तरीके हम नए तरीके अपनाएँगे। और जो कुछ पिछले सालों में जो मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग में और न्यूरल नेटवर्क्स के आसपास स्पेशली जो रिसर्च रही है, वहाँ पे लोगों ने लाइन सर्च पे काफ़ी ध्यान दिया है। लर्निंग रेट ऑप्टिमाइज़ेशन पे बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि आप पुराने मेथड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं और लर्निंग रेट बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है ऑप्टिमाइज़ेशन में, स्पेशली ग्रेडियंट डिसेंट वाले मेथड्स में। तो लोगों ने लर्निंग रेट्स पे बहुत गहराई से रिसर्च करी है और बहुत सारे अच्छे मेथड्स निकाले हैं। और ना केवल लर्निंग रेट के मेथड निकाले हैं लास्ट के कुछ सालों में, बल्कि इस ऑप्टिमाइजेशन जो फील्ड है उसमें किस दिशा में जाना है, उस पे भी काफ़ी लोगों ने रिसर्च करी है। काफ़ी रिसर्चर्स ने नए नए
हमें मेथड्स और आइडियाज़ प्रपोज किए हैं। तो ये जो दो मुख्य बातें हैं यहाँ पर, पहला लर्निंग रेट क्या होना चाहिए और दूसरा किस दिशा में जाना चाहिए, ये इस बारे में हम फिर से थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के संदर्भ में इन दोनों का विशेष महत्व फिर से आ जाता है। ठीक है, तो मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा, और जिससे हम अपने हमारा जो नए मेथड्स हैं, जिसे हम पहली बात तो जिसे हम मोमेंटम मेथड्स कहेंगे, मोमेंटम बेस्ड मेथड्स, और दूसरी चीज़ जो हम बात करेंगे वो है एडेप्टिव लर्निंग की, यानी कि जो हमारा लर्निंग रेट है हम कैसे चेंज करें अपने इटरेशंस के साथ, हम ये देखेंगे। तो एडाप्टिव लर्निंग मेथड्स की भी हम बात करेंगे। तो ये दो जो चीज़ें हैं ये एसजीडी के संदर्भ में ये और स्पेशल हो जाती हैं। तो इन दोनों पे हम बात करने वाले हैं, और ये जो करंट आपका जो एमएल का जो पूरा रिवॉल्यूशन चल रहा है अपने आसपास, जो आप देख रहे हैं एआई और एमएल का, इसमें ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन के आई हैं, मोमेंटम और एडेप्टिव लर्निंग। और इनफैक्ट जो हमारे फाइनल मेथड जो मैं आपको एंड में प्रपोज करने वाला हूँ कि आप कौन सा मेथड खुद यूज़ करें मेरे अनुसार, वो इन दोनों का एक बहुत ही आसान मगर बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही मैं बोलूँगा कि लेटेस्ट, यानी कि जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके हिसाब से जो मेथड्स लोगों ने प्रपोज किया है, हम उसकी चर्चा करेंगे, और मैं आपको वही एंड में रिकमेंड करने वाला हूँ कि अगर आप कोड करें तो इन मेथड, ये वाले मेथड या इन दोनों मेथड के मिश्रण को कोड करें। तो उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कुछ छोटे प्रॉब्लम्स, जिसका मोटिवेशन है, हमें वो समझना पड़ेगा। तो मैं इस मोटिवेशन की बात करता हूँ। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, यानी बेसिकली जो हमारा मिनिमा है वो ये है, ये हमारा लोकल मिनिमा है। तो लर्निंग रेट डिटरमाइन करने में दो प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आप इसे बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप इसे बहुत छोटा नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपको इसे बहुत ही संतुलित तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ना आपको बहुत तेज़ भागना है ना आपको स्लो चलना है। तो लेकिन तेज़ भागना है और कितना तेज़ भागना है डिपेंड करता है कि आप उसमें कहाँ पर हैं। तो अगर आप मान लीजिए अपने आप यहाँ पर हैं, है ना? तो आप थोड़ा भी तेज़ भागेंगे तो आप इस लोकल मिनिमा को क्रॉस करके आप दूसरे साइड पहुँच जाएँगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैंने इस दिशा में, आप ध्यान दें कि जो हमारी नेगेटिव ग्रेडियंट डायरेक्शन है, जिसे मैं रेड पेन से बना रहा हूँ यहाँ पर, ये नेगेटिव ग्रेडियंट डायरेक्शन है, और जो मैं येलो में बना रहा हूँ वो पॉजिटिव ग्रेडियंट डायरेक्शन। सो दिस इज पॉजिटिव ग्रेडियंट डायरेक्शन एंड दिस इज आवर नेगेटिव ग्रेडियंट डायरेक्शन, राइट? तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैंने नेगेटिव ग्रेडियंट डायरेक्शन कुछ इस दिशा में है, तो मुझे आगे बढ़ना है। अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ जाता हूँ, तो मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाता हूँ अगर, तो अब मैं इस ऑप्टिमाइजेशन जो हमारा सरफेस है उसमें मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे हूँ और अगर मैं फिर से नेगेटिव ग्रेडियंट डायरेक्शन में जाता हूँ, और आप ध्यान दें कि नेगेटिव ग्रेडियंट डायरेक्शन ये है, मैं यहाँ जाता हूँ तो मैं फिर से यहाँ पहुँच गया हूँ, और मैं फिर से अगर नेगेटिव में जाता हूँ तो मैं फिर से यहाँ पहुँच गया हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये, अगर मैं अपनी स्टेप साइज़ को, अपनी ऑप्टिमाइजेशन, अगर मैं लोकल मिनिमा के पास हूँ, अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन का जो आंसर है उसके पास में हूँ, तो मैं अपने स्टेप साइज़ को अगर मैंने ज़्यादा कर दिया तो मैं कुछ इस तरह, मेरा जो मेरे इटरेशंस हैं, जो मेरे एक के बाद एक के बाद जो मेरे आंसर्स आ रहे हैं, वो इस तरह ऑसिलेट करने लग जाएंगे पेंडुलम की तरह। और अगर मैं आपको दूसरा एक छोटा सा इसकी उपमा दूं, तो आप ऐसा समझिए कि अगर मेरी बॉल है और हमारा जो लक्ष्य है उस बॉल को घाटी के सबसे नीचे वाले पॉइंट में पहुंचाना, तो अगर मेरी बॉल की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, अगर मैं बॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ और मेरी स्पीड ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वो नीचे जाके फिर से ऊपर चले जाए, यानी कि बर्तन में वो नीचे जाए और फिर बर्तन से ऊपर फिर से चले जाए, फिर से नीचे जाए और फिर से उस साइड चले जाए, यानी वो बॉल एक तरह से ऑस्किलेट करने लग जाएगी। तो इसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी बिहेवियर ऑफ इटरेट्स,
यानी इटरेशंस का मतलब जो हम xt फिर xt+1 और फिर xt+2 ऐसे ऐसे जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये इटरेशंस ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं कि वो लोकल मिनिमा के पास से गुजरते हैं और आगे चले जाते हैं और फिर से वो वापस आते हैं और फिर से वो पीछे चले जाते हैं। तो अगर मैं छोटा सा दूसरा उदाहरण दूं तो अगर आप जहाँ खड़े हैं, अगर आप किसी से रास्ता पूछें कि मुझे वहाँ जाना है और उसने आपको वो दिशा बता दी कि इस दिशा में जाइए, क्योंकि आपको ग्रेडियंट से केवल दिशा पता चलती है, आपको ये भी जानना है कि उस दिशा में मैं कितने दूर जाऊँ। तो अगर आप पैदल हैं वर्सेस अगर आप कार में हैं, तो हो सकता है कि आप कार में थोड़ा आगे बढ़ जाएं और पैदल हैं तो आप उस पॉइंट को देख लें कि भाई मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। ऑन द अदर हैंड ये तो पहली बात है। तो आप कहाँ खड़े हैं उस हिसाब से आपको अपनी स्पीड डिसाइड करनी होती है। आपको जो अपने स्पीड का निर्णय लेना है ऑप्टिमल पे पहुंचने के पास के लिए, आप कहाँ खड़े हैं उस पर निर्भर करता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं आज के दिन दिल्ली में बैठा हूँ और मुझे अगर मैं किसी से पूछता हूँ भाई मुझे आगरा जाना है, तो मैं पैदल नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं पैदल जाऊँगा तो मेरा स्टेप इतने छोटे हैं कि मुझे कई दिन लग जाएंगे आगरा पहुंचने में। तो अगर मैं दूर हूं अपने लक्ष्य से, मैं दूर हूं, यानी अगर मैं पहाड़ की चोटी पर हूं, तो ये ज़्यादा जाहिर सी बात है, ये ज़्यादा लॉजिकल बात है कि मुझे शुरू में तेज चलना चाहिए और बाद में जाके धीरे चलना चाहिए, है ना। अगर मैं लक्ष्य के पास हूं तो मुझे धीरे चलना चाहिए, अगर मैं लक्ष्य से दूर हूं तो मुझे तेज चलना चाहिए। अब इस पूरी सिचुएशन में, पूरी स्थिति में समस्या ये है कि हमें पता नहीं होता है कि हम लक्ष्य से कितने दूर हैं और कितने पास हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स ने ये जो दो आपके मैं मेथड्स की बात कर रहा हूँ, मोमेंटम और एडेप्टिव लर्निंग मेथड, इनको बनाया है खासकर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के संदर्भ में। तो पहली प्रॉब्लम तो आपने देख ली, ऑसिलेशन हो सकता है। मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम पे भी एक बार आप पे गौर करा देता हूँ। तो मान लीजिए सेम ही हमारे पास लॉस सरफेस है और अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ध्यान दें कि ये मेरा मिनिमा है और अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं छोटे छोटे स्टेप साइज लूँगा यहाँ पर, तो ये मेरे स्टेप साइजेस हैं, राइट। तो मैं इस तरह आगे बढ़ रहा हूँ धीरे 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 धीरे। मैं ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये मेरे इटरेट्स हैं। तो आप देखिए कि चूंकि मैं दूर हूँ और अगर मेरा स्टेप साइज छोटा हो गया है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा छोटा हो गया है, तो मुझे बहुत समय लग जाएगा अपने मिनिमम में पहुँचने के लिए। तो हमने पिछले केस में देखा कि अगर मैं पास में हूँ और मेरा स्टेप साइज बढ़ गया तो मैं ऑसिलेट करने लग जाता हूँ, और अगर मैं दूर में हूँ और मेरा स्टेप साइज छोटा है तो मुझे टाइम लग जाता है। तो ये जो दो समस्याएं हैं, ऑसिलेटरी बिहेवियर और स्लोनेस, इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके के मेथड्स रिसर्चर्स ने बनाए हैं और हम उन्हीं मेथड्स की बात करेंगे। तो पहला मेथड जिसको मैं बोलूँगा, जिसे हम कहते हैं मोमेंटम मेथड्स। तो फिर से हम थोड़ा एक स्टेप बैक करते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं वी टेक ए स्टेप बैक। और मैं आपको ध्यान दिला दूं कि ग्रेडियंट डिसेंट में दो चीज़ें होती हैं। ग्रेडियंट डिसेंट में होता है किस दिशा में जाना है, और ग्रेडियंट डिसेंट में दूसरी चीज़ होती है कितने दूर तक उस दिशा में जाना है, ठीक है। तो मोमेंटम मेथड जो है वो थोड़ा दिशा पे कितना कितना दूर जाना है और कितना जाना है, दोनों को एक साथ क्लब करने की कोशिश की गई मोमेंटम मेथड्स में। मगर कितना दूर जाना है हम आगे चल के फिर से देखेंगे लर्निंग रेट की जब हम बात करेंगे। तो ये ऑसिलेशंस की जो हम बात कर रहे थे, इसको हटाने के लिए, और जो हम स्लोनेस है जो हमने यहाँ बात की थी ना कि भाई हम कहीं बहुत स्लो तो नहीं है, और हमने यहाँ बात की थी कि हम ऑसिलेट तो नहीं कर रहे हैं, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करने के लिए एक बड़ा ही सिंपल मेथड लोगों ने बनाया है। इसे हम कहते हैं मोमेंटम मेथड्स। मोमेंटम मेथड्स का जो मेन आइडिया है वो ये है कि मुझे अभी कहाँ जाना है, यानी मेरा जो नेगेटिव ग्रेडियंट का डायरेक्शन है, मैं सिर्फ उसको अभी के हिसाब से उसका निर्णय नहीं लूँगा, मैं उसमें ये भी देखूँगा कि मैंने पहले क्या किया है, मैंने पिछले स्टेप में क्या किया है। यानी ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपने पिछले स्टेप में भी उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़े थे, ठीक है, जिस स्टेप में अभी का आपका करंट ग्रेडियंट है, तो जो आपका अगला स्टेप होगा वो पिछला स्टेप और करंट ग्रेडियंट का मिक्सचर हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है, अगर मैं फिर से आपको उसी
बॉल के पास लेके जाऊं जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। और ये बड़ा ही फेमस एनालॉजी है बॉल को नीचे फेंकने की। तो आप ये देखिए कि मेरा जो पहला स्टेप था, अगर मैं इसे x0 बोलूं, तो मेरा x0 जो था वो मेरा स्टेप ऐसा था, है ना, और ये मेरा x1 है। तो ये मेरा x0 है और ये मेरा x1 है। तो मैं x1 जो है वो है x0 माइनस सम स्टेप साइज टाइम्स ग्रेडियंट एट x0, राइट। ये मैं यहाँ पर हूँ, और ये जो ग्रेडियंट है, ध्यान रहे कि हम कुछ ही पॉइंट्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स में कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि मैंने यहाँ पे x की जगह थीटा बोला है। तो किताबों में थीटा और x दोनों लिखा रहता है, तो मैं कई बार मिक्स करता हूँ, मगर थीटा ही हमारा पैरामीटर है, तो अब से हम थीटा ही बोलेंगे। तो मैं इसे फिर से थीटा में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं थीटा 0 पे था, मैंने वहाँ से शुरुआत करी, वो थीटा 0 बहुत दूर था, थीटा 0 से हम थीटा 1 पहुँच गए हैं। और अब हमने थीटा 1 पे, तो स्टेप 1 था फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा 1, और इसका इक्वेशन ये था, थीटा 1 इज थीटा 0 माइनस ग्रेडियंट ऑफ एफ एट थीटा 0, है ना। ये मैं थीटा 0 से थीटा 1 पहुँच गया हूँ ग्रेडियंट की दिशा में, उल्टी ग्रेडियंट की दिशा में जाकर। अब जब मैं थीटा 1 पे ग्रेडियंट कैलकुलेट करूंगा, अब मैं थीटा 1 पे आ गया हूं, तो हम ये देखेंगे कि भाई थीटा 1, अगर आप ऐसा सोचिए कि अगर थीटा 1 की दिशा और थीटा 2 की दिशा करीब करीब बराबर की ही सेम थी, तो क्यों ना मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट ग्रेडियंट है, जिसे हम नेक्स्ट स्टेप है, जो थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ जा रहा है, तो इसका इटरेट का कुछ हम इस तरह लिखेंगे कि हम पिछले ग्रेडियंट को, ठीक है, भी ऐड कर देंगे करंट ग्रेडियंट पे। ये पिछला ग्रेडियंट है, और ये मैं इसे गामा टाइम्स बोल रहा हूं, और ये मेरा ईटा टाइम्स करंट ग्रेडियंट है। तो अगर आप इसे ध्यान दें तो मैंने यहां पे ये लिखा है, गामा टाइम्स दिस प्लस ईटा टाइम्स थीटा 1। यानी अब मैंने पिछली दिशा में मैं जितना बढ़ा था आगे, मैंने उसको भी ऐड कर दिया है, ठीक है। और मैं जस्ट यहाँ पे गामा टाइम्स ईटा लिखना चाहता हूँ, ईटा लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पिछले स्टेप में ईटा टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ थीटा नॉट आगे बढ़ा था। तो मैंने इसे गामा से मल्टीप्लाई किया, गामा को हम कहते हैं मोमेंटम फैक्टर, यानी कि मोमेंटम कोफिशिएंट। और मैंने ये किया कि मैंने पिछली डायरेक्शन जो मैंने किया था, मैंने उसको, जिसमें मैंने आगे बढ़ा था, मैंने उसको करंट डायरेक्शन से ऐड कर दिया है। और अगर आप देखिए कि पिछली डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन अगर सेम रही हूँ, जो कि इस केस में थी, पिछली डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन दोनों करीब करीब सेम है एक दूसरे से, तो मेरा मोमेंटम बढ़ जाएगा और मैं अगली बार यहाँ की जगह यहाँ पहुँच जाऊँगा। यानी मेरा जो थीटा 2 है वो थीटा 1 से ज़्यादा दूर होगा थीटा 1 और थीटा नॉट की तुलना में। तो मैंने जो ग्रेडियंट जो हमारा ग्रेडियंट था, मैंने सिर्फ न केवल मैं उतना आगे बढ़ा, बल्कि मैंने अपनी पिछली जो मेमोरी थी उसको ध्यान में रखा और उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, अपितु मैंने इसमें ईटा से मल्टीप्लाई किया है, जिसे हम मोमेंटम टर्म जिसे हम कहते हैं, मैंने उससे मल्टीप्लाई किया है। और अब जो मेरा अगला इटरेट है वो थीटा के प्लस 1 इज थीटा के माइनस वी के प्लस 1, यानी मेरा जो नया इटरेट है वो वी के प्लस 1 कुछ इस तरह आ रहा है कि करंट में मैंने जितना ग्रेडियंट बनाया, ओके, और मैंने जो पहले जो किया था मैंने दोनों को ऐड कर दिया है। तो इसे हम कहते हैं कि मेरे ग्रेडियंट की दिशा में मोमेंटम देना, मतलब मैंने जो पिछले स्टेप में मैंने जो मोमेंटम जनरेट किया था आगे बढ़ के, मैंने उसको इस स्टेप में फिर से यूज़ किया है, और इस तरह मेरा जो ग्रेडियंट डायरेक्शन है वो अपडेट हो गया है पिछले डायरेक्शन से और करंट नेगेटिव ग्रेडियंट से, दोनों से मिलाकर। तो इसे हम कहते हैं मोमेंटम। और इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई अगर मैं सेम डायरेक्शन में चल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं पहले भी अभी चला था और मुझे इसी में चला था और मुझे आगे भी इसी दिशा में चलना है, तो क्यों ना मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि दिशा बदल नहीं रही है। इसका एक फ़ायदा तो ये है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है
कि अगर मैं ऑस्किलेट कर रहा हूँ, तो पहली बार मैंने इस दिशा में गया था और अगली बार मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, तो आप ध्यान दें कि इस मेमोरी को, यानी हमने देखा कि अरे पिछली बार की दिशा और इस बार की दिशा में परिवर्तन है, इसका मतलब मेरे को इस बार उतना आगे नहीं जाना चाहिए जितनी आगे मैं पिछली बार चले गया था। तो अगर हम इसी कंसेप्ट को हमारे ऑसिलेशन वाले प्रॉब्लम पे लगाएं, तो आप देखिए कि ये मेरा सरफेस है, मैं यहाँ था और मैं थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ गया, यानी कि मुझे यहाँ तक जाना था लेकिन मैं एक्चुअली यहाँ पहुँच गया हूँ। और अब जब मैं यहाँ से वापस आऊँगा तो मैं ये चाहूँगा कि पिछली बार जो मैंने गलत स्टेप लिया था वो इस बार थोड़ा ऐड हो जाए। तो मैं इसे थोड़ा और आपको दिखा दूँ। जो पिछली बार मैंने जो स्टेप लिया था और जो इस बार मुझे स्टेप लेना है, मैं एक्चुअली ये स्टेप नहीं लूँगा। सो दिस इज़ माय प्रीवियस स्टेप and this is my current gradient direction, current negative gradient direction. यानी जो मैं अगला स्टेप लूँगा वो कुछ इन दोनों के बीच होगा और वो कुछ इस तरह हो जाएगा, राइट? इन दोनों का जो वेक्टर कॉम्बिनेशन है, अगर मैं दो वेक्टर्स कुछ इस तरह ऐड करूं तो वो कुछ इन दोनों के बीच में आएगा, है ना? आप ध्यान दें कि ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों वेक्टर हैं, ठीक है? वीके भी वेक्टर है क्योंकि ग्रेडियंट का डायरेक्शन है, ग्रेडियंट का डायरेक्शन हमेशा वेक्टर होता है, और ये भी एक तरह का वेक्टर है, ग्रेडियंट ही है वो। तो अब हम ये कर रहे हैं कि हमने जो पिछला स्टेप था और अभी का स्टेप अगर दोनों अलग अलग दिशा में हैं, तो हम ना इसकी मान रहे हैं ना हम इसकी मान रहे हैं, हम दोनों के बीच में कुछ फिर से एक मिडिल पाथ, एक मिडिल डायरेक्शन हम सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप ना इधर जाइए ना उधर जाइए, आप कहीं बीच में जाइए। तो क्योंकि हमारे दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो हमें उतने आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मोमेंटम टर्म है, ये इसके दो फायदे हैं। इसका पहला फ़ायदा ये है कि अगर हम स्लो चल रहे हैं तो ये फास्ट कर देता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर हमारी दिशा में बार बार परिवर्तन हो रहा है, जो कि इस बात का एक तरह से इंडिकेटर है, इस बात का द्योतक है कि आपने शायद एक लोकल मिनिमा क्रॉस कर दिया है। तो चूंकि हमने लोकल मिनिमा शायद क्रॉस कर दिया है, तो हमने पिछली दिशा और इस दिशा को मिलाया, दोनों को ऐड करा और इस बार हम बीच में गए और लोकल मिनिमा के पहले से करीब आ चुके हैं इसके चक्कर में। तो इसे हम मोमेंटम कहते हैं और बहुत ही आसान सा मेथड है, आपको कुछ करना नहीं है। आपको केवल इसमें जो आपने पिछली बार जिस दिशा में गए थे, तो मैं इसे अब थोड़ा टर्म्स चेंज कर रहा हूँ। मैंने हमारी डायरेक्शन है, मैं उसे वी के कह रहा हूँ। तो हम ये कह रहे हैं कि पिछली बार आप वी के में गए थे, इस बार आपको वी के प्लस वन में जाना है। तो वी के को यूज़ करें, उसको करेंट ग्रेडियंट के साथ ऐड करें कुछ इस तरह से, और इस तरह हमारी न्यू डायरेक्शन डिसाइड करें। तो हमने ये बोला है कि न्यू डायरेक्शन इज मोमेंटम टर्म्स गामा विच इज अराउंड 0.9, यानी हमने उसको उतना मतलब हमने उसको थोड़ा स्केल डाउन कर लिया, हमने उसे छोटा कर दिया है। हम छोटा करके उसको करंट निगेटिव ग्रेडियंट की डायरेक्शन में ऐड कर देंगे और हम इस तरह उसको आगे भेजेंगे, ठीक है? तो एक तरह से हमने करंट ग्रेडियंट की डायरेक्शन में, यानी ग्रेडियंट थीटा और गामा टाइम्स वी के ऐड करके नई दिशा बनाई है वी के प्लस वन। अब हम उसकी निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट? तो ये हमारा इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो आपका जो डायरेक्शन है वो ऐसा होना चाहिए जो कि पिछले वाले को याद रखे और करंट डायरेक्शन को उसमें ऐड करके एक नई डायरेक्शन प्रोड्यूस करे, और इससे हम ऑसिलेशंस रोक सकते हैं एक तरह से। और इसे ही मोमेंटम कहते हैं। और मोमेंटम टर्म का जैसे हमने यहाँ पे नोट लिखा है कि मोमेंटम टर्म इंक्रीजेस फॉर डायमेंशंस हुज ग्रेडियंट पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शंस एंड रिड्यूसेस अपडेट्स फॉर डायमेंशंस हुज ग्रेडियंट्स चेंज डायरेक्शन। यानी कि अगर आपका ग्रेडियंट ने डायरेक्शन दिशा बदली है तो उसका अपडेट छोटा कर दो, और अगर आपने डायरेक्शन नहीं बदली है तो उसके अपडेट्स को बढ़ा दो। तो जहाँ स्लो है वहाँ फास्ट कर दो, और जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट हो रहा है उसे आप स्लो कर दो। तो ये मोमेंटम मेथड है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मगर
इसे समझने के लिए थोड़ा हमें फिजिकल एनालॉजी देनी पड़ती है, तो मैं चाहूँगा कि इसे आप फिर से आप घर में जाके एक बार इसे आप रिवाइज़ करें। और इसके लिए मैंने एक नीचे यहाँ पे लिंक डाला हुआ है, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर लिंक है। बहुत लोगों ने इस लिंक को यूज़ करके मोमेंटम मेथड समझे हैं। इनफैक्ट इस लिंक में जो हम आगे करने वाले हैं उस मेथड्स की भी चर्चा है, तो आप चाहें तो इस लिंक को यूज़ कर सकते हैं और इसमें भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी जो सेबेस्टियन रूडर हैं, इनका लिंक है, इन्होंने बहुत ही अच्छी उपमाएँ दी हुई हैं, बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए हुए हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये मोमेंटम मेथड है, पहला मोमेंटम मेथड है। अब मैं दूसरे मोमेंटम मेथड में आना चाहूँगा, जो कि शायद 1980 के दशक में एक बहुत ही महान वैज्ञानिक, बहुत ही महान साइंटिस्ट यूरी नेस्टरोव ने दिया था। अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले उनका 65वां जन्मदिन मनाया गया है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने भी यही बात बोली है जो मैंने मोमेंटम मेथड में आपको बताई, मगर उन्होंने थोड़ा इसमें और एक चीज़ ऐड करी है। उन्होंने बोला कि भाई आप अगर यहाँ खड़े हैं और आप जानते हैं कि दिशा आगे चल के बदलने वाली है, तो क्यों ना उस बदलने वाली चीज़ को आप पहले से ही फिक्स कर दें और पहले ही आगे ना बढ़ें। मतलब हमने बोला था कि भाई अगर आपकी दिशा बदल जाएगी तो मोमेंटम मेथड आपको दिशा बदलने के बाद नई दिशा देगा, जो कि पिछले चेंज को फिक्स करेगा। ये कहते हैं नेस्टरोव का जो मेथड है, जिसे हम नेस्टरोव्स एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट मेथड कहते हैं, और ये मेथड मेन ग्रेडियंट डिसेंट में भी लग सकता है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में भी लग सकता है। तो ये कहता है कि भाई आप, इसका जो प्रिंसिपल है वो है लुक बिफोर यू लीप। ये कह रहा है कि अगर मुझे पता है कि मैं यहाँ पे हूँ और जब मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरी दिशा बदल जाएगी, मतलब मैं जब यहाँ पहुँचूँगा तो मेरी ग्रेडियंट की दिशा बदल जाएगी, तो क्यों ना मैं इस दिशा के परिवर्तन को अभी इनकॉर्पोरेट कर लूँ, यहीं इनकॉर्पोरेट कर लूँ, माफ़ कीजिए, इस तरह से, और मेरी जो नई दिशा है वो मैं पहले ही उसे इम्प्रूव कर दूँ। यानी आपको अगर पता है कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे दिशा बदलेगी, तो आप पहले ही अपनी दिशा बदल लें, वहाँ जाके गलती करके सुधारने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले ही इसे सुधार लें। तो दिस इज़ कॉल्ड एंटिसिपेट व्हाट इज़ कमिंग, यानी जो आने वाला है उसकी आप अभी से ही आप उसका संज्ञान ले लें और पहले ही करेक्शन कर लें, गलती करने के पहले ही आप करेक्शन कर लें। तो ये बहुत ही फंडामेंटल मेथड था जब ये आया था। इनफैक्ट नेस्टरोव ने प्रूव किया है कि ये मेथड ऑप्टिमल है, आप इससे तेज़ नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने इस मेथड में केवल एक सिंपल से चेंज किया कि उन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करें कि ये जो ग्रेडियंट कैलकुलेशन है, अभी का जो ग्रेडियंट कैलकुलेशन है, आप थोड़ा सा और नीचे जाएं और वहाँ पे ग्रेडियंट कैलकुलेशन करें और उसके हिसाब से करेक्शन अभी कर लें, राइट। इसलिए जो नॉर्मल हमारा मोमेंटम मेथड था वो कुछ इस तरह था। ये है नॉर्मल मोमेंटम और ये है नेस्टरोव एनर्जी वाला मोमेंटम। यानी आप नीचे जाएं, थीटा माइनस गामा वी के में पहले ही चले जाएं और आप जाएं और वहाँ पे जाके अपने देख लें कि आपका ग्रेडियंट की दिशा क्या है, और अगर परिवर्तन हो रहा है तो पहले ही कर दें, और अगर नहीं हो रहा है तो और तेज़ी से आगे बढ़ जाएं। तो इसे नेस्टरोव्स एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट मेथड कहते हैं, क्योंकि ये हमारे ऑप्टिमा में पहुंचने की जो बात है उसको एक्सेलरेट कर देता है, उसके वेग को बढ़ा देता है, उसके एक्सेलरेशन को बढ़ा देता है। तो ये हमने जो दो मोमेंटम मेथड देखे हैं, ये दोनों मोमेंटम मेथड न केवल हमारे ग्रेडियंट पे काम कर रहे हैं, न केवल हमारे ग्रेडियंट पे काम कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे एक तरह से स्टेप साइज में भी परिवर्तन कर रहे हैं, और बहुत ही पावरफुल मेथड्स हैं, और बहुत ही अच्छे से दोनों चलते हैं। इसे मैं प्रेरित करूंगा कि इनकरेज करूंगा कि आप इन दोनों मेथड्स को अपने, जो हमने अभी तक ग्रेडियंट डिसेंट लीनियर रिग्रेशन के लिए लगाया था, वहाँ पे मोमेंटम मेथड्स को भी लगा के देखें और देखें कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्या आपका मेथड फास्ट ऑपरेट करता है क्या। तो आप इसे करके देखें। लेकिन अभी हमारी समस्याएं ख़त्म नहीं हुई हैं, इनफैक्ट अभी हमारे ऑब्जर्वेशंस भी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि देखिए, आप अलग अलग, अब हमने बात की कि अलग अलग दिशाओं में हमें अलग अलग स्पीड से बढ़ना चाहिए, मगर अभी तक हमने जो हमारे स्टेप साइज देखे थे वो सभी दिशाओं के लिए एक जैसे थे।
तो एक नया मेथड आया, इसका नाम था एडाग्रैड, और ये इसने बोला कि हमें दो चीज़ें करनी है। हमें हर डायरेक्शन के लिए अलग अलग स्टेप साइज रखना चाहिए। तो इसने जो पूरे वेक्टर में हम ऑपरेट कर रहे थे, इसने इस पूरे वेक्टर को छोटे छोटे हिस्से में बांटा, यानी कि जो हमारा ग्रेडियंट है एफ थीटा जो है, ये एक तरह का वेक्टर था, ठीक है। तो इसने बोला कि हर दिशा के लिए चूंकि हमें हर दिशा में ज़ीरो के करीब पहुंचना है, ग्रेडियंट ज़ीरो हो जाना चाहिए, हमने पहले देखा था, या ज़ीरो के आसपास हो जाना चाहिए। तो चूंकि हमें हर दिशा में ज़ीरो तक पहुंचना है, तो हमें हर दिशा के लिए अलग अलग स्टेप साइज रखना चाहिए। और ये बड़ी, मैं बोलूँगा ऑब्वियस ही बात है, बहुत ही, ये तो मतलब कॉमन सेंस है, ऐसा होना चाहिए। तो एडाग्रैड ने इस कॉमन सेंस को पहली बार प्रयोग किया, और फिर उसने दूसरी बात बोली कि भाई हमारा जो लर्निंग रेट है, हम उस लर्निंग रेट को भी, अभी तक देखिए आपने जो पिछले मेथड में हमने लर्निंग रेट की बात नहीं करी थी, मोमेंटम मेथड में और एसजीडी में, इसने बोला कि अब मैं आपको लर्निंग रेट कैसे मॉडिफाई करता है ये भी आपको बताऊंगा। तो एडाग्रैड एक बहुत पावरफुल मेथड है, बहुत ही यूजफुल मेथड है। तो उसने बोला कि भाई देखिए, पहली बात तो लर्निंग रेट आपको ऑटोमेट करनी चाहिए, यानी लर्निंग रेट आपको पता नहीं है आप कहाँ पर हैं अपने प्रॉब्लम में, तो लर्निंग रेट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। लर्निंग रेट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ योर नॉलेज ऑफ वेयर यू आर। ये अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप ट्यून हो जाना चाहिए। अगर आप दूर में हैं तो लर्निंग रेट ज़्यादा होना चाहिए, और जैसे जैसे आप पास आ रहे हैं आपका लर्निंग रेट कम होते जाना चाहिए, ताकि आप अपने ग्रेडियंट ज़ीरो तक पहुंच जाएं। तो इसने दो चीज़ें करी। इसने बोला कि भाई पहली बात तो हमारा जो थीटा अपडेट है वो हर पॉइंट, हर स्केलर के लिए, वेक्टर के हर स्केलर के लिए अलग अलग होना चाहिए। तो फिर मैंने उसी के लिए आपके लिए एक नया नोटेशन इंट्रोड्यूस किया है। मैंने कहा है कि द ith कंपोनेंट ऑफ द ग्रेडियंट वेक्टर एट द kth इटरेशन। तो अभी तक हमने ये देखा था, हमने जे थीटा देखा था, और हमने kth इटरेशन की बात की थी, तो इसे आप थीटा के भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसने बोला है कि भाई इसका जो ith कंपोनेंट है, हम इसे जे थीटा आई के रूप में डिनोट कर रहे हैं, और मैं अब इसे जी आई के कह रहा हूँ। जी आई के उस ग्रेडियंट का ith कंपोनेंट है kth इटरेट में, ठीक है। यानी कि जी आई के इज ग्रेडियंट ऑफ थीटा जे थीटा आई। आई इज द ith कंपोनेंट एंड थीटा जो है थीटा के है यहाँ पर। तो अब हम जी आई के की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट इक्वेशन हो जाता है वो हर कंपोनेंट के लिए होगा फॉर ऑल आइज, है ना। वो कुछ इस तरह हो जाएगा। ये सेम इक्वेशन है, थीटा के प्लस वन आई इज थीटा के आई, थीटा के प्लस वन यानी के प्लस वन इटरेट इज थीटा के आई माइनस द स्टेप साइज। अब मैं स्टेप साइज को, पहले मैंने यहाँ ईटा लिखा है, पर हम आगे चल के इसे ईटा के कर देंगे, ठीक है। स्टेप साइज टाइम्स द ग्रेडियंट डायरेक्शन, ठीक है। तो आप नोट कीजिए कि अभी हमने यहाँ मोमेंटम यूज नहीं किया है। अब हम कुछ इसे मोमेंटम के साथ हम कंबाइन करने वाले हैं आगे चल के, मगर हम सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट की बात कर रहे हैं। हमने बोला कि ग्रेडियंट डिसेंट हो चाहे मोमेंटम हो, कुछ भी हो, नॉर्मल मेथड हो चाहे मोमेंटम मेथड हो, सारे जो अभी तक हम डायरेक्शंस में सेम स्टेप साइज लगा रहे थे, मगर ये सही नहीं है, हमें हर डायरेक्शन के लिए अलग अलग स्टेप साइज लगाना चाहिए। तो हमने इस तरह से, और इनफैक्ट मैं थोड़ा यहाँ पे आपको करेक्ट करके मैं इसे कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये जो है एक तरह से ईटा के आई है, यानी आयत कंपोनेंट का स्टेप साइज है ये, ठीक है। तो थीटा के प्लस वन आई इज थीटा के आई माइनस ईटा के आई times gradient of j theta I, and this same thing can be written as this: theta k plus 1 I is theta k I minus eta k I times g I k, right? यानी ये हमारा, हमने यहाँ पे जो इस तरह से नया नोटेशन बनाया था। तो अभी तक हमने ये देखा कि ग्रेडियंट हर दिशा का अलग अलग स्टेप साइज होता है। अगर ग्रेडियंट है तो ग्रेडियंट की हर दिशा का अलग अलग स्टेप साइज होना चाहिए, वो हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है एडाग्रैड में। और हमने दूसरी चीज़ इंट्रोड्यूस करी है एडाग्रैड में, वो ये है कि जो लर्निंग रेट है, जो हमारा स्टेप साइज है, वो कैसे कम होना चाहिए। तो इसने बहुत ही आसान सी चीज़ इंट्रोड्यूस करी। इसने बोला कि भाई मेरा जो लर्निंग रेट है उसमें मैं ग्रेडियंट का जो स्क्वायर है
उसका जो रूट है वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। और मैं हर बार जो मेरा ग्रेडियंट है मैं उसे एक्यूमुलेट करते जाऊंगा, यानी जो मेरा ईटा 1 होगा, जो मेरा ईटा 1 होगा वो ईटा नॉट यानी कि स्टार्टिंग ईटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ G1i स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन होगा, कुछ इस तरह होगा, ठीक है। फिर जो ईटा 2 हो जाएगा वो अगेन ईटा नॉट अपॉन G1i स्क्वायर प्लस G2i स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन, ऐसा हो जाएगा। ईटा 3 जो है हमारा ईटा नॉट बाय सिमिलरली यहाँ पे G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर प्लस G3 स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ईटा 1 ईटा 2 से बड़ा है, ठीक है, ईटा 1 ईटा 2 से बड़ा है, ईटा 2 ईटा 3 से बड़ा है, यानी कि हर स्टेप में हम अपने ग्रेडियंट को छोटा छोटा करते जा रहे हैं और इसे हम हर कंपोनेंटली करते जा रहे हैं अलग अलग, राइट। तो इसे ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसे हम एडाग्रेड कहते हैं। अगेन आपको करना कुछ नहीं है, आपको ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है और ग्रेडियंट कैलकुलेशन हम देख चुके हैं और हर ग्रेडियंट के हर वेक्टर के हर स्केलर के लिए आपको अलग अलग स्टेप साइज लगा देना है और स्टेप साइज कैलकुलेट करना है ग्रेडियंट की तरह, मतलब स्टेप साइज कैलकुलेशन में भी ग्रेडियंट ही आ रहा है एक तरह से, और इस तरह हमें स्टेप साइज कैलकुलेट करना है और ये कुछ इस तरह होगा। तो ये एडाग्रेड मेथड है और एडाग्रेड ने दो हमारी समस्याएं सुलझाई हैं। पहली बात तो स्टेप साइज क्या होना चाहिए इसने बताया है, और इसने ये भी बोला है कि भाई हम अलग अलग पैरामीटर के लिए, अलग अलग थीटा के लिए, यानी कि जो थीटा आइज हैं उनके लिए हमें अलग अलग स्टेप साइज रखने चाहिए और अलग अलग कन्वर्जेंस होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, कोई डायरेक्शन कम इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पे एडाग्रेड खत्म होता है। तो हमने इस क्लास में एडाग्रेड देखा, हमने नेस्टरॉफ्स एक्सेलरेटेड मेथड देखा, हमने मोमेंटम मेथड देखा। अब हम अगले जो हमारी अगला क्लास होगा, अगला लेक्चर होगा, उसमें हम मोमेंटम को और एडाग्रेड को कंबाइन करेंगे और हम 3 मेथड देखेंगे। इनका नाम है आरएमएस प्रॉप, एडम और योगी। ये तीनों मेथड अभी तक जो किया है उनके कॉम्बिनेशन से बन रहा है। आरएमएस प्रॉप थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा सिंपल है इससे, और हम आरएमएस प्रॉप, एडम और योगी देखेंगे अगले लेक्चर में, और इस तरह हमारा जो वेरिएंट्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट है ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम इन सबको कम से कम 1 या 2 मेथड को कोड भी करके देखेंगे खुद से, और हम ये भी देखेंगे कि हम पाइटॉर्च में अगर इन मेथड्स को डायरेक्टली बुलाना चाहें तो हम कैसे बुला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर से मिलेंगे एडम के साथ, आरएमएस प्रॉप के साथ और योगी के साथ। थैंक यू सो मच।